हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम जानेंगे कहानी लेखन क्या है और कैसे कहानियाँ लिखी जाती हैं और कहानियाँ लिखते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों, कहानी साहित्य की वह लघु विधा है जिसमें किसी एक घटना, अनुभूति अथवा मूल्य का चित्रण कथात्मक ढंग से किया जाता है। इन्हें इस प्रकार किया जाता है कि इसमें रोचकता बनी रहे। हिंदी भाषा में कहानियों की भरमार है। इन्हें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आदि सभी लोग बड़े चाव से पढ़ते और सुनते हैं। इनसे जहाँ एक और हमारा मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर ये हमें शिक्षा भी देती हैं। कथा वस्तु, कथोपथन, भाषा शैली, पात्र एवं चरित्र चित्रण, वातावरण या देशकाल तथा उद्देश्य कहानी के तत्व माने जाते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों, कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल और संवाद प्रभावशाली होनी चाहिए। कहानी में विषय वस्तु तथा उद्देश्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। कहानी में आरंभ से अंत तक सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप में लिखनी चाहिए और कहानी का उद्देश्य शिक्षाप्रद होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपकी कहानी खराब नहीं होगी, आपकी कहानी सर्वश्रेष्ठ होगी। तो आइए कुछ कहानियां आपको सुनाते हैं। तो पहला विषय है कहानी लेखन के लिए हमारा हवा और सूरज। तो एक बार की बात है, हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। दोनों ही अपने को अधिक शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर बताने लगे। हवा को अपनी तेज शक्ति पर घमंड था तो सूरज को अपने प्रचंड ताप पर। उन दोनों के बीच बहस बढ़ती गई और उसने एक विवाद का रूप ले लिया। विवाद बढ़ता ही जा रहा था, किंतु हवा और सूरज में कौन अधिक शक्तिशाली है, इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा था। जब हवा और सूरज के बीच में बहस काफ़ी बढ़ गई और दोनों अपने को अधिक शक्तिशाली समझकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, तब उन्होंने अपनी अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का फैसला किया। तभी उन्हें सामने से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने ये शर्त लगाई कि हम दोनों में से जो भी मुसाफिर के कोट को उतरवा देगा वही विजयी होगा। हवा और सूरज में छिड़ी बहस का निर्णायक मोड़ आ गया था। सूरज ने हवा से कहा, पहले तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके मुसाफिर के कोट को उतरवाओ। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो जीत तुम्हारी होगी, अन्यथा तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। हवा आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। उसने बवंडर का रूप धारण कर लिया, जिससे देखते ही देखते मौसम बदल गया और बड़ी भयानक आंधी आ गई। साए साए करती हवा के थपेड़ों ने मुसाफिर का आगे बढ़ना मुश्किल कर दिया। जब तेज हवा के कारण उसका कोट उतरने लगा, तब उसने अपने दोनों हाथों द्वारा कोट को मजबूती से पकड़ लिया और आगे बढ़ता गया। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी हवा उसका कोट नहीं उतार पाई और थककर सूरज से बोली, मैं अपनी हार तभी मानूंगी जब तुम मुसाफिर का कोट उतरवाने में कामयाब हो जाओगे। अब बारी सूरज की थी। उसने अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए तेजी से चमकना शुरू कर दिया, जिसके कारण ताप बढ़ने लगा। गर्मी की अधिकता के कारण मुसाफिर के पसीने छूट गए और व्याकुल होकर उसने अपना कोट उतार दिया। इस प्रकार सूरज की विजय हुई। इसके बाद कहानी के अंत में शिक्षा जरूर लिखें आप। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है हमें कि सदैव प्रबलता ही की ही जीत होती है। अगला विषय है कहानी लेखन के लिए ईमानदारी। तो क्या कहानी है ये, देखिए सुनाई देते हैं अब आपको हम कि मोहन एक निर्धन लकड़हारा था। निर्धन होने के बावजूद भी वह बहुत ईमानदार था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था, जिससे उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। एक दिन वह नदी के किनारे लगे विशाल वृक्ष की लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर पड़ी। नदी बहुत गहरी थी और मोहन को तैरना नहीं आता था। अपने परिवार की आजीविका चलाने का एकमात्र सहारा वह कुल्हाड़ी ही तो थी, परंतु आज वह उस सहारे को खो चुका था। इसलिए दुखी होकर वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। मोहन को रोता देखकर नदी के देवता उसके सामने प्रकट हुए और पूछने लगे, हे वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? नदी के देवता को अपने सामने खड़ा देख मोहन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। यह सुनकर नदी के देवता ने नदी में डुबकी लगाई और अपने हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए और बोले, वत्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह कहकर मोहन चुप हो गया। नदी के देवता पुनः नदी में गए और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए, किंतु उसने पुनः कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। तब नदी के देवता ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार वे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले और मोहन को दिखाते हुए बोले, लगता है यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नदी के देवता के हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी देखकर मोहन का चेहरा खिल उठा और वह प्रसन्न होकर बोला, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है।
मोहन की ईमानदारी से नदी के देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। मोहन ने नदी के देवता को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। शिक्षा, मनुष्य की प्रतिष्ठा उसकी ईमानदारी पर निर्भर करती है। अगला कहानी लेखन के लिए विषय हमारा बच्चों मेहनत का फल। सेठ अमीरचंद नगर के जाने माने व्यक्ति थे। वे अपनी दयालुता और परोपकारी स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनमें घमंड का नामो निशान भी नहीं था। एक दिन की बात है, वे सवेरे सवेरे कहीं पैदल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब बालक राह चलते लोगों के आगे हाथ फैलाकर उनसे 1 रुपया मांग रहा है। उस बालक ने जब सेठ जी के सामने हाथ फैलाकर रुपया मांगा तो उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक उससे पूछा, बेटा तुम 1 रुपये का क्या करोगे? यह सुनकर बालक तपाक से बोला, जी मैं इससे खाने की कोई चीज खरीदकर अपनी भूख मिटाऊंगा। सेठ जी ने बड़े प्यार से बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मोहित, बच्चे ने उत्तर दिया। सेठ जी फिर बोले, मोहित बेटा एक बात सच सच बताना, यदि मैं तुम्हें एक ही जगह 50 रुपए का नोट दूं तो तुम उसका क्या करोगे? बालक कुछ देर चुप रहकर सोचता रहा और फिर बोला, सेठ जी उन 50 रुपयों से मैं ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा और उसके बाद मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। यह सुनकर सेठ जी ने मोहित की पीठ थपथपाई और उसे 50 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट देते हुए कहा, मोहित अपने वादे से कभी मुकरना नहीं। यह कहकर सेठ जी वहां से चले गए। 15 वर्ष पश्चात एक दिन सेठ जी पैदल जा रहे थे। तभी एक युवक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सेठ जी के पैर छुए, उनके सामने वाली खिलौने की दुकान में चलने के लिए कहा। जब सेठ जी ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया तब उसने सेठ जी को दुकान के भीतर ले जाकर बड़े आदर के साथ मालिक की कुर्सी पर बैठाया। उस युवक को ऐसा करते देख सेठ जी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। तब युवक ने कहा, इस कुर्सी के असली हकदार आप ही हैं सेठ जी। युवक की बातें सुनकर सेठ जी बोले, बेटा तुम यह क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कौन हो और मैं इस कुर्सी का हकदार कैसे हूं? युवक बोला, क्या आपको याद है कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले एक बच्चे के 1 रुपया मांगने पर आपने उसे 100 रुपये दिए थे और उससे वादा लिया था कि वह भविष्य में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मैं वही मोहित हूँ सेठ जी। यह कहता हुआ पुनः सेठ जी के पैर छूने लगा। सेठ जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा मेहनत का फल सदा मीठा होता है। अब इसके बाद शिक्षा लिखेंगे। शिक्षा है, हमें सदैव अपने परिश्रम पर भरोसा रखना चाहिए। कहानी लेखन के लिए अगला विषय बच्चों हमारा झूठ बोलना पाप। किसी गांव में एक हरिया नाम का एक लड़का रहता था। वह जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाया करता था। वह स्वभाव से बड़ा नटखट और शरारती था। उसे लोगों को तंग करने में बड़ा आनंद आता था। साथ ही उसे झूठ बोलने की बुरी आदत भी थी। एक दिन हरिया ने गांव वालों को परेशान करने की एक योजना बनाई। वह सवेरे सवेरे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले गया। तब वहां पहुंचकर उसने भेड़ बकरियों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया और स्वयं एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया। हरिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले उसके लिए चिंतित हो गए और उसे बचाने के लिए अपने अपने लाठी डंडे लेकर दौड़ते हुए जंगल में जा पहुंचे। सब लोगों को इस प्रकार घबराकर दौड़ते हुए आते देख वह चुप हो गया तथा जब गांव वालों ने उससे पूछा, बताओ कहाँ है शेर, तब वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने तुम सबको बेवकूफ बनाया है, यहाँ कोई शेर नहीं आया। उसकी यह बात गांव वालों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने हरिया को बहुत डांटा और अपने अपने घर वापस लौट गए। दूसरे दिन जब हरिया जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था तो अचानक वहां एक शेर आ गया, जिसे देखकर वह बहुत घबरा गया और जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह घबराकर जल्दी जल्दी में पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, शेर आया, बचाओ बचाओ। सभी गांव वालों ने हरिया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, परंतु उन्होंने सोचा कि हरिया एक नंबर का झूठा है और वह कल की तरह ही आज भी झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सब उसकी चीख पुकार को अनसुना करके अपने अपने कामों में लगे रहे। कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए नहीं आया। शेर एक एक करके हरिया की सारी भेड़ बकरियों को खा गया। यह देखकर वह बड़ा दुखी हुआ तथा उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि कल उसने झूठ नहीं बोला होता तो आज ऐसा ना हुआ होता। इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। शिक्षा, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठे आदमी की सच्ची बात पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो बच्चों, कैसी रहेगी आपको ये कहानियाँ? पसंद आई ना? और शिक्षा तो अवश्य पसंद आई होगी। शिक्षा ज़रूर लिखिएगा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, कहानी साहित्य की लघु विधा है। कहानियों से जहाँ एक और हमारा मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर ये हमें शिक्षा भी देती हैं। कथावस्तु, कथोपथन, भाषा शैली, पात्र एवं चरित्र चित्रण,
वातावरण या देशकाल तथा उद्देश्य कहानी के तत्व माने जाते हैं। कहानी लिखते समय सरल और प्रभावशाली संवादों का प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी लेखन आपको समझ में आया होगा। अब आप भी कोई भी विषय चुनिए और उस पर कहानी लिखिए। ये तो बहुत ही मनोरंजक काम है। कहानी अच्छी अच्छी लिखिए भी और इसे लोगों को भी सुनाइए, क्योंकि सबको कहानियाँ सुनना और लिखना पसंद होता है। तो क्या करेंगे अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।